सीआरपीसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज। चार्ज सीआरपीसी के 211 सेक्शन के अंदर बताया गया है। चार्ज से ही ट्रायल शुरू होता है। ये प्रथम अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है। जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई केस आता है, क्रिमिनल केस, तो उसके बाद उस व्यक्ति पर चार्ज लगाया जाता है उस केस का। मान लो भी किसी व्यक्ति ने चोरी की है, तो जब कोर्ट के सामने उसका ट्रायल शुरू होता है तो कोर्ट उस पर पहले क्या लगाएगा? चार्ज लगाएगा। चार्ज मतलब आरोप लगाएगा कि तुमने ये क्राइम इतने बजे इस व्यक्ति के विरुद्ध या इस प्रॉपर्टी के विरुद्ध किया है। ठीक है। अब इस चार्ज को एविडेंस के साथ साबित किया जाता है। ठीक है। आरोप से अभिप्राय ऐसे लिखित कथन से है, मतलब रिटन में होगा, स्टेटमेंट होगी, जिससे किसी अपराध के संबंध में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध लगाया जाता है। भी आपने ये क्राइम किया है और उसे अपराध की पूर्ण जानकारी देता है। मतलब अक्यूज जो है उसको पता होना चाहिए कि मेरे विरुद्ध क्या चार्ज है, मुझे किसे डिफेंस करना है। ठीक है। आरोप के अंतर्गत, चार्ज के अंतर्गत उस व्यक्ति, उस प्रॉपर्टी जिसके विरुद्ध अपराध किया है, वो टाइम, जितने बजे, वो स्थान का उल्लेख किया जाता है। ठीक है। अब सेक्शन 211 के अंतर्गत आरोप के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें आरोप के अंतर्गत ये चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो है भी प्रत्येक चार्ज में आरोप के अंतर्गत क्या होना चाहिए? भी उस अपराध का उल्लेख होना चाहिए। मतलब अगर किसी बंदे ने चोरी की है तो चोरी के बारे में बताएंगे चार्ज के अंदर कि आपने साहब चोरी की है, लूट की है, डकैती की है, तो उस क्राइम के बारे में बताएंगे। दूसरा, अगर किसी भी एक्ट के अंदर या किसी भी लॉ के अंदर उस क्राइम का नाम दिया गया है, ठीक है, तो उसका नाम लिखा जाएगा। तीसरा, उस चार्ज के अंतर्गत अगर किसी एक्ट के अंतर्गत उस क्राइम की डेफिनेशन दे रखी है, जैसे 378 में चोरी की दे रखी है, तो उस डेफिनेशन के बारे में लिखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, उसके अंदर क्या होगा? अगर किसी भी एक्ट के अंदर, जैसे आईपीसी है, इसके अंदर चोरी कहाँ दे रखी है? 378 में। महिला के विरुद्ध अपराध किया है तो 354 है। तो उस सेक्शन के बारे में बताया जाएगा कि इस बंदे ने ये क्राइम इस एक्ट की इस धारा के अंतर्गत किया है। बाद में जज नीचे ये लिख देगा कि हमने आरोप लगा दिया है। आरोप मतलब हमने इस व्यक्ति पर चार्ज लगा दिया है। फिर उसके बाद जो चार्ज होगा वो कोर्ट की लैंग्वेज में होगा। अगर हिंदी है तो हिंदी में होगा, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में होगा। और उसके बाद अगर प्रीवियस कन्विक्शन है अक्यूज्ड की, मतलब पूर्व दोष सिद्धि है, मतलब इन पास्ट उसने कोई क्राइम किया है, तो उसका भी उसके अंदर लिखा जाएगा कि इस बंदे ने पहले भी ये ऐसा ही क्राइम या ये क्राइम पहले इस तारीख को इतने बजे किया था। ठीक है। अब चार्ज का परफॉर्मा कैसे होता है ये देख लो कि इसके अंदर जज कैसे लिखेगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देख लें कि ये कि आप राम सिंह, दिनांक मतलब डेट 13/12/2017 को, ठीक है, दिन के लगभग 12 बजे परिवादी मतलब कंप्लेंटेंट के खलियान मतलब उसके खेत में पड़ा अनाज उसकी गैर हाजिरी में मेलालाइज इंटेंशन रखते हुए चुरा के ले गए। और आपका ये कृत्य, आपका ये एक्ट आईपीसी के सेक्शन 379 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, मतलब चोरी है। तो इस प्रकार से इसका ये प्रोफॉर्मा तैयार होता है। फिर सेक्शन 212 में ये बताया गया है कि आरोप के अंतर्गत, चार्ज के अंतर्गत और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अपराध
कितने बजे किया गया, वो टाइम, प्लेस, कहाँ पर किया गया, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कौन से ज़िले में, कौन से गांव में, कहाँ पर, ठीक है, कौन से घर में, कहाँ पर, ये सब कुछ उसमें लिखा जाएगा। और उस व्यक्ति का नाम या वस्तु, वस्तु मतलब अगर कोई चोरी की है तो क्या चुराया है उसके बारे में लिखा जाएगा। अगर किसी को मारा पीटा है तो जिसको मारा पीटा है उसका नाम वगैरह भी लिखा जाएगा। अब सीआरपीसी के सेक्शन 215 में ये कहा गया है कि अगर कोई मिस्टेक हो गई चार्ज लगाते समय, कम ज़्यादा हो गया या गलती से कुछ और लिख दिया, क्या उसको चेंज कर सकते हैं? हाँ, चेंज कर सकते हैं, लेकिन तभी चेंज किया जाएगा जब कोई गलत इफेक्ट पड़ता हो। किस पर? अक्यूज्ड पर, ठीक है, या उसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा हो। मतलब अगर अक्यूज्ड के साथ इनजस्टिस होगा इन फ्यूचर या उस पर गलत इफेक्ट पड़ेगा तभी उसको चेंज किया जाएगा। अगर ऐसी संभावना नहीं है तो जो चार्ज है उसमें किसी प्रकार की तब्दीली नहीं की जाएगी, चेंजिंग नहीं की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है 221 में, अगर मान लो भी चार्ज लगा दिया जहाँ पर सस्पेक्टेड है भाई उसने कौन सा क्राइम किया है। भाई जो क्राइम है कई डेफिनेशन के अंदर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा कौन सा क्राइम किया है। तो जज क्या करेगा? उसके पास ऑप्शन होगा, क्या वो सभी का लगा देगा चार्ज, या एक से ज़्यादा का लगा देगा, या अल्टरमेट के रूप में लगा देगा, ठीक है। फिर आ गया सेक्शन 221 का 2, मतलब किसी अक्यूज्ड के विरुद्ध किसी क्राइम का चार्ज लगाया गया लेकिन एविडेंस से कुछ और ही प्रूव हुआ। मतलब चार्ज लगा 420 का, ठीक है, लेकिन जब एविडेंस पेश किए गए तो उससे ये पता चला कि इस बंदे ने 420 के अंतर्गत नहीं 406 के अंतर्गत कोई क्राइम किया है। तो पनिशमेंट किसकी मिलेगी? फिर जो साबित हुआ, जो प्रूव हुआ बाय एविडेंस, मान लो 406 प्रूव हो गया तो 406 का ही उस पर मुकदमा चलेगा, उसमें ही उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। अब 222 के अंदर ये बताया गया है कि एक अक्यूज्ड के विरुद्ध चार्ज लगाया गया, ठीक है, लेकिन साबित क्या हुआ? बाय एविडेंस। बाय एविडेंस जो चार्ज लगाया गया था उससे छोटा क्राइम साबित हुआ। तो जो छोटा क्राइम साबित हुआ है, प्रूव हुआ है, तो उससे ही उस अक्यूज्ड को पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है जॉइंडर ऑफ द चार्ज, ठीक है। सेक्शन 218 में क्लियर बात लिखी है कि हर एक क्राइम के लिए अलग से चार्ज लगेगा और अलग से ही उसका ट्रायल चलेगा। कहने का मतलब भाई हर एक क्राइम के लिए अलग से चार्ज लगेगा, अलग से उसका ट्रायल चलेगा। मान लो आपने 2 क्राइम किए हैं तो दोनों का अलग अलग चार्ज लगेगा, अलग अलग ट्रायल चलेगा। ये तो 218 में क्लियर कर दिया, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि एक से ज़्यादा क्राइम का एक साथ चार्ज लग सकता है, एक साथ ट्रायल चल सकता है। ये एक्सेप्शन कौन से हैं? इनमें से पहला आता है 219 के अंतर्गत भी एक ही साल के अंदर एक ही किस्म के 3 अपराधों का चार्ज एक साथ लगाया जा सकता है और उनका ट्रायल भी साथ चलाया जा सकता है। मतलब एक बंदे ने एक ही किस्म के एक से ज़्यादा मतलब 3 एक ही साल के अंदर क्राइम किए हैं तो सबका जॉइंटली चार्ज लग जाएगा और उनका ट्रायल भी जॉइंटली चल जाएगा। दूसरा है एक ही ट्रांजैक्शन में किए गए एक से ज़्यादा क्राइम, ठीक है। मतलब आप काम तो एक कर रहे हो लेकिन उसके अंतर्गत आपने बहुत सारे क्राइम कर दिए। मतलब अडल्ट्री के अंदर क्या होता है कि किसी महिला को किसी विवाहित महिला के साथ रिलेशन बनाना उसकी पति की सहमति के बिना, ये 497 में भी है। अब एक व्यक्ति किसी की महिला को, किसी की पत्नी को बहला फुसला के ले जाता है और उसके साथ रिलेशन बनाता है। रिलेशन बनाना ये 497 के अंतर्गत अडल्ट्री है, लेकिन बहला फुसला के ले जाना ये 498 है। ट्रांजैक्शन तो एक ही है लेकिन क्राइम 2 हो गए हैं।
तो इन दोनों का एक साथ ट्रायल चल जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा आता है दुर्विनियोग यानी लेखाओं के मिथ्याकरण के लिए संयुक्त आरोप। मतलब दुर्विनियोग मतलब किसी की प्रॉपर्टी का मिसयूज करना। ठीक है। और अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई फॉल्स कोई चीज़ एंटर की है, मतलब किसी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की है, ठीक है, तो उन दोनों का एक साथ में ट्रायल चल जाएगा। फोर्थ है एक से ज़्यादा डेफिनेशन में आने वाले क्राइम का एक साथ चल जाएगा। जैसे कि एक बंदा किसी दूसरे बंदे को बैन से मारता है, मतलब छड़ी से मारता है, उसका ये जो क्राइम है ये क्रिमिनल फोर्स भी है, क्योंकि क्रिमिनल फोर्स की डेफिनेशन के अंदर आता है 352 के अंतर्गत, क्योंकि उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। और जब वो बैंत या डंडा उसके लगा तो उसको हर्ट भी हुआ, तो ये जो है ये 323 में आता है। ठीक है। एक से ज़्यादा डेफिनेशन में ये आ रहे हैं, इन दोनों का मतलब एक साथ विचारण हो जाएगा। ठीक है। फिर फिफ्थ है कई कार्यों से गठित भिन्न अपराध। ठीक है भाई, एक मान लो भी कई कार्य किए गए एक क्राइम के अंदर। ठीक है। जैसे कि खा को लूटता है, इसी दौरान वह उसे स्वेच्छापहति कार्य करता है, मतलब एक तो उसने लूटा उसको, दूसरा उसने उसको हर्ट किया, मतलब मारा पीटा। पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 किसके लिए? हर्ट के लिए। 392 किसके लिए है? लूट के लिए। और 394 किसके लिए है? लूट सहित उपहति के लिए। तो इन सब का एक साथ ट्रायल चल जाएगा, जॉइंटली एक साथ ही चार्ज लग जाएगा और एक साथ ही ट्रायल चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है जॉइंटली चार्ज, 223 के अंदर बता रखा है भी, इनका चार्ज इकट्ठा लगता है इन व्यक्तियों का। किन व्यक्तियों का? पहला है वह व्यक्ति जो एक ही ट्रांजैक्शन के अंतर्गत में किए गए एक ही अपराध के अभियुक्त हों। मान लो भी तीन व्यक्ति मिलकर चोरी करते हैं। ठीक है। तो वो तीनों का अगर वो पकड़े जाते हैं, तीनों का ट्रायल एक साथ चल जाएगा, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन में तीनों ने क्राइम किया है। या 7 व्यक्ति 5 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर डकैती करते हैं। डकैती का मतलब जैसे लूट होती है, अगर लूट में जो व्यक्ति है उनकी संख्या 5 या 5 से अधिक हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? डकैती। तो उन सब का ट्रायल एक साथ चल जाएगा। दूसरा है एक तो व्यक्ति वो जिसने अबैटमेंट किया है, दूसरा व्यक्ति वो जिसने क्राइम किया है। मान लो भी एक बंदा दूसरे बंदे को, मान लो भी ए बी को उकसाता है कि तू जाके सी को मार डाल। ठीक है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि बी ए की बात मानकर सी को मार देता है। यहाँ पर ए क्या करता है? अबैटमेंट करता है, 107 के अंतर्गत उसने अपराध किया है। और बी ने क्या किया है? मर्डर किया है। ठीक है। अब अबैटमेंट करने वाले और क्राइम करने वालों का दोनों का एक साथ ट्रायल चल जाएगा। तीसरा है ऐसे व्यक्ति जो एक ही वर्ष के अंदर एक ही प्रकार के अनेक अपराधों के लिए अभियुक्त हैं। मतलब ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने एक जैसे अपराध किए हैं, मतलब चोरी चकारी करते हैं। ठीक है। एक ही साल के अंतर्गत किए हैं। ठीक है। चाहे जॉइंटली नहीं किए, फिर भी उनका ट्रायल इकट्ठा चल जाएगा। ठीक है। फिर चौथा है ऐसे व्यक्ति जो एक ही ट्रांजैक्शन के अनुक्रम में किए गए विभिन्न अपराधों के अभियुक्त हों। मतलब 3 बंदे चोरी करने गए, वहाँ पर एक ने जाकर क्या किया? किसी के साथ मारपीट कर दी, उसने हर्ट कर दी। ठीक है। एक ने हर्ट किया, एक ने चोरी की, एक ने कुछ और किया, तो सबका ट्रायल एक साथ चल जाएगा, क्योंकि वो एक ही ट्रांजैक्शन में उन्होंने अलग अलग अपराध किए हैं। ठीक है। फिर लास्टली वे व्यक्ति आते हैं जो चोरी, अपकर्षण, छल मतलब चीटिंग, आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध कार्य करने के अभियुक्त हों, और वे व्यक्ति
जो ऐसी संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के अभियुक्त हो। मान लो भी एक बंदे ने चोरी की है या बाय चीटिंग या मिस एप्रोप्रिएशन के अंतर्गत कोई प्रॉपर्टी ली है किसी व्यक्ति से, मतलब चोरी कर ली। अब जिसको बेची आगे प्रॉपर्टी, जिसको मिली, जिसने खरीदी ऐसी प्रॉपर्टी, तो ऐसे बंदों का जॉइंटली ट्रायल चल जाएगा। मान लो भी एक चोर है जिसने किसी की साइकिल चोरी कर ली, उसके बाद उसने वो साइकिल किसी को बेच दी, चोरी की संपत्ति बेच दी। अब जिसने प्राप्त की है वो संपत्ति, प्राप्त करने वाले और चोर का एक साथ दोनों का ट्रायल चल जाएगा। इस प्रकार ये चार्ज का चैप्टर ख़त्म होता है।